बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो फिल्मी मुहावरा था कि डायलॉग था कि एक साला मच्छर इंसान को क्या कर देता है। तो इसी तरह हम तो ये कहेंगे कि एक मच्छर जो है वो इंसान को डेंगू का मरीज़ बना देता है। इसी तरह एक इंटरव्यू इंसान को एक्सपोज कर देता है, और वो भी अगर इंटरनेशनल मीडिया में हो। खान साहब बड़े प्लेयर बनते थे ना, तो उन्होंने एक की बजाय 2 इंटरव्यूज़ ऐसे दिए हैं जिसमें बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। उनके पास कुछ नहीं करने को था, कोई बात जवाब देने के लिए नहीं था उनके पास, और वो उनके लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। तो हुकूमत उसके साथ कैसे खेलती है, इससे पहले हम जिक्र कर लें कि लॉन्ग मार्च का, क्योंकि कल से तारीख आ गई है लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च में डिसाइड होगा कि इमरान खान का मुतबादिल कौन होगा। इमरान खान के मुतबादिल जो प्लेयर्स हैं वो मैदान में आ रहे हैं, और वो अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे और अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाएंगे। लेकिन क्या लॉन्ग मार्च उसी तरह से होगा जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं, और क्या ये इस्लामाबाद में दाखिल होगा और कहाँ तक पहुँचेगा, ये बड़े अहम सवाल हैं। तो कल से लॉन्ग मार्च शुरू होना है। वो तारीखें तो पहले बदलती रहीं, पहले मंगल हुआ, फिर बुध हुआ, फिर जुमेरात हो गया, दरमियान में वो आ गया था, आपको पता है ना, चांद ग्रहण। तो कौन सा सितारा किस घर में बैठा था, कहाँ वो नहस था और कहाँ बड़ा अच्छा था, ये सारी चीज़ें मसाइल देखते दिखाते वो पहुँचे। और जुमेरात को यानी कल लॉन्ग मार्च जब शुरू होगा तो 3 मुख्तलिफ मकामात से लॉन्ग मार्च निकलेगा, और वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, जिसका भी किसी को नहीं पता कि क्या रास्ते हैं। तो पहला उनका जो होगा वो होगा वज़ीराबाद से, जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। इमरान खान सब पर फायरिंग हुई, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने नाम दिए, उन्होंने कोशिश की कि वो FIR कटवा दें अपनी मर्ज़ी की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाहर चले, वहाँ से लॉन्ग मार्च की एक किस्त जो है वो वहाँ से शुरू होगी, जिसको लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, एक बड़े उम्मीदवार पार्टी की क़यादत संभालने के लिए और वज़ारत उस्मा के लिए। बड़े अरसे से उन्होंने शेरवानियाँ सिलवा के रखी हुई हैं, उन बारी नहीं आ रही बेचारे की ना। तो वो है दूसरा लॉन्ग मार्च का जो एपिसोड है, या दूसरी किस्त जो है वो चलेगी फैसलाबाद से, और उसको लीड करेंगे असद उमर साहब। असद उमर साहब दी ग्रेट, मतलब फ़ौजी बैकग्राउंड, अब्बा जान जनरल, आजकल वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया लेकर चल रहे हैं। उन्हीं ने नाम लिया था ना इमरान खान के बिहाफ पे, सबसे पहले उन्होंने नाम लिया था। लेकिन असल काम की तरफ नहीं आ रहे, जहाँ पर्चा कटने की बात होती है। वो आपको पता है कल मीटिंग में क्या हुआ, अभी मैं उस पर दोबारा आता हूँ, बारह उसकी आपको बताता हूँ स्टोरी भी। लेकिन तीसरे नंबर पर हैं परवेज़ खटक साहब, और वो एक लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे पेशावर से, और वो भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं पार्टी की क़यादत संभालने के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए, इमरान खान का मुतबादिल बनने के लिए। सबको पता है कि जो ही इनकी नाअहली होगी, इमरान खान साहब शायद जेल चले जाएं, या कम से कम नाअहल तो हो जाए ना। तो जो ही वो नाअहल होंगे तो फिर पार्टी की क़यादत संभालने के लिए आपस में झगड़े तो चलेंगे ना। पता नहीं किस हद तक कोई कामयाब होता है, मुमकिन है वो अलग अलग पार्टियाँ बन जाएँ, कुछ ग्रुप्स अलग अलग बन जाएँ, कोई वो असद उमर ग्रुप अलग हो जाए, तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी ग्रुप अलग हो, परवेज़ खटक ग्रुप अलग हो। जिसके पास जितने पावर होगी, जिसके पास जितना कंट्रोल होगा लोगों का, इलेक्टेबल्स हैं ना काफ़ी सारे, तो उन इलेक्टेबल्स को लेकर जो चलेगा वो आ जाएगा उसके साथ। तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखानी है बड़ों को कि देखें जनाब, हमारे साथ इतने लोग हैं, हम ये कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने वो लॉयल्टी भी दिखानी है कि हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम स्टेट के साथ, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जिसकी बड़ी वाज़ेह सबूत जो है असद उमर साहब का, वो तब हुआ जब परवेज़ इलाही के साथ मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ना, FIR के मामले पे। उन्होंने कहा जी खान साहब आप अपनी मर्ज़ी करें, अपनी मर्ज़ी का SHO लगाएं और वो कटवा लें अपनी FIR, अपनी मर्ज़ी की FIR उसे कटवा लें। तो उन्होंने देखा इन तीनों की तरफ, जहाँ असद उमर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे और हमाद अज़हर साहब थे, वो 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो तीनों खामोश, उन्होंने कहा हाँ जी क्या करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि FIR कटे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब कहते हैं, जिसमें ज़ाहिर है आर्मी ऑफिसर का भी नाम है। तो आर्मी ऑफिसर के नाम पर उनका नाम FIR में शामिल करने के लिए इमरान खान के अपने साथी उनके साथ तैयार नहीं है, उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो इमरान खान साहब को समझ लेना चाहिए। परवेज़ इलाही तो चले समझ आती थी ना कि उनकी पार्टी में नहीं है, अलग पार्टी है, बल्कि वो तो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की है ना। वो तो बड़ा फ़ख्र है उन्हें इस बात पर कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनके साथ चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओहदे मिलते हैं बार बार, और वो उसमें उनका मकाम है एक। और जो अपने बंदे हैं इमरान खान साहब के, हमाद अज़हर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, कोई भी तैयार नहीं है इस टॉपिक पर बोलने के लिए, खामोश हैं, डरते हैं। असल में एक डरते हैं, दूसरा बैक डोर पे अपने अपने लिए पोजीशन बना रहे हैं
कि सर खान साहब अगर फारिग होते हैं तो मैं हाज़िर हूँ जनाब, मैं आपका खादम, मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे 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 लाएँ, मुझे मौका दें। तो ये और खान साहब को भी पता है, ये तो आपको पता ना, वो पहले भी गर्म हो चुके हैं 1-2 दफ़ा अपनी पार्टी पे, पार्लिमानी पार्टी में, कि मुझसे बाला ही मुझे पूछे बगैर ही जाके इस्टेब्लिशमेंट से मेरे लोग रब्ते कर रहे हैं, मुझे बताते ही नहीं है, मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं करते हैं सवाए एक उसके फवाद चौधरी के, बाकी तो कोई इस चक्कर में ही नहीं है, कोई उनके साथ आकर खड़े होने को तैयार ही नहीं है। अच्छा फिर खान साहब के साथ जो भी होगा, वो चूँकि अब FIR कर चुकी है, अपनी मर्ज़ी की तो FIR नहीं कटवा सके ना, चले हैं बड़े बड़े काम करने अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लगवाने के लिए, वो अपनी मर्ज़ी के एक SHO से FIR नहीं कटवा सकते हैं अपने सूबे में जहां अपनी हुकूमत है, और बढ़ के देखें उनकी। फिर अब जब लॉन्ग मार्च चलेगा तो अदालत की तरफ से भी मसला आएगा, तौहीन अदालत का केस पहले ही हुकूमत की तरफ से चल रहा है, और उसके ऊपर आज जो है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो JUI के हैं सेनेटर, उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया है, दरख्वास्त लेके चले गए हैं कि इनके लॉन्ग मार्च को रोका जाए, और उसकी बेस उन्होंने ये बताई है कि ये पहले भी अमन अमान का इनका मसला बनता है। 25 मई वाले वाक़े में अदालत के बड़े क्लियर अहकामात की उन्होंने खिलाफवर्जी की और रेड जोन में चले गए, और उससे पुराना भी उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि 2014 में ये लोग जो हैं अपना लॉन्ग मार्च लेकर उधर पहुंचे इस्लामाबाद में, और उन्होंने PTV पर और पार्लियामेंट हाउस पे वो हमला किया है, और वहाँ पे गैर मुय्यदा मुद्दत के लिए बैठ गए हैं। तो अब इनसे यकीन दहानी लें कि ये ना इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, ना रेड जोन में जाएंगे, और लंबे अरसे के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी चीज़ें जाएँ, जलसा जुलसा करें और आ जाएँ, बस ठीक है, शौक़ पूरा करना है कर लें। खान साहब तो चाह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ की तैनाती में किसी तरह उनका रोल आ जाए, किसी तरह उनका नाम आ जाए कि मेरा भी कोई रोल था। कोई चांस नहीं है। हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च के लिए बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। ये जो 2 दिन पहले इन्होंने धरने शरने दिए था ब्लॉक करने के लिए, राना सनाउल्लाह ने बड़ा साफ बयान दिया, उन्होंने कहा जी फ़ौज आ रही है, रेंजर्स और बाकी जो जहाँ जहाँ हमें जो जिन एजेंसीज़ की, जिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको लेकर आएंगे, और आपकी ऐसी की तैसी लितरॉल होएगी। तो आराम से खामोशी से सारा कुछ क्लियर हो गया। प्लस उन्हें ख़तरा था कि हुकूमतें गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कह दिया हम लॉन्ग वो कर देते हैं, गवर्नर राज लगा देते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत आपको शेल्टर मिली हुई है कि छुप के बैठ जाते हैं लाहौर में और पेशावर में, ख़त्म, छुट्टी हैं, आपके वज़राए आला फ़ारिग, आपके वज़ीर फ़ारिग, आपकी हुकूमत फ़ारिग, ये गाड़ियाँ, ये हूटर, ये प्रोटोकॉल, सारा कुछ ख़त्म। तो फिर जाए GB में बैठ जाइएगा या कश्मीर में, वो सबसे आसान है वैसे, वो तो जब चाहेंगे एक दिन में हो जाएगा। असल मसला तो यहाँ पर है ना, तो फिर क्या करेंगे खान साहब। तो इसलिए ये हो रहा था। बहरहाल अब लॉन्ग मार्च देखते हैं अदालत इसके बारे में क्या फ़ैसला देती है, क्या इन्हें मौका मिलेगा ये लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए, और फिर इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनके पास होगा क्या कहने के लिए। अभी तक तो जो शोर मचा रहे हैं अपने लोकल मीडिया पे, तो उन्हें कोई पूछता नहीं ना, उन्हें रोक नहीं सकता, कोई काउंटर नहीं कर सकता। लोकल मीडिया में वो इंटरव्यू देते हैं सिर्फ उन लोगों को जो उनके बड़े करीबी, बड़ा प्यार मोहब्बत वाले, जो उनकी तारीफ़ों से शुरू होते हैं कि खान साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने 22 साल और 26 साल जद्दोजहद की, और आपने पता नहीं क्या आसमान उल्टा दिए और ज़मीन ऊपर नीचे से ऊपर कर दी। वो सारे ड्रामों के साथ उनका इंटरव्यूज़ होते हैं। तो 2 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा ना, वो जो मुहावरा है जैसे कि एक मच्छर क्या करता है, तो एक इंटरव्यू भी इंसान को एक्सपोज करता है। अच्छा अगर इंटरव्यू हो तो ना, लोग कहते हैं कि आए कभी शाहजेब खानज़ादा के साथ बैठे ना, कभी और किसी रूटीन के जर्नलिस्ट के साथ, किसी के साथ भी बैठ जाएं यार, अपने जो चाहने वाले हैं उनको छोड़कर कहीं तो बैठे, उसमें आते ही नहीं है, खान साहब डरते हैं। तो उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, और दोनों में सरासर शर्मिंदगी और बेइज्जती वाला काम था। पहला उन्होंने दिया था CNN को, जिसमें उनसे सवाल, बड़ा क्लियर सा सवाल पूछा उन्होंने। उनका जी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने ऊपर मर्डर के हवाले से कि उसमें फ़ौजी ऑफिसर, सीनियर फ़ौजी ऑफिसर शामिल है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है। हालांकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उसको कंडेम कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो आप जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? सबूत कहाँ से खान साहब के पास? वो कहा देखें वो 2 महीने पहले ये हुआ था, एक वो साजिश हुई थी, वो मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। उनका जी हमें सारा बैकग्राउंड पता है, आप इस बात का जवाब दे दें कि आपके पास सबूत क्या है। अच्छा, खान साहब के पास फिर कोई सबूत नहीं। अच्छा यार, एक सीधा सा उसका तरीका था, खान साहब इतना ही कह देते कि हम जनाब ये अदालत में पेश करेंगे सबूत, अगर उनके पास कुछ होता तो। लेकिन चूँकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते ना, उनके पास कुछ था ही नहीं, बेसलेस चीज़ें हैं, वही 35 पंक्चर वाली बात। तो वो बार बार वो खातून सवाल करती रही, और खान साहब बार बार आएँ बाएँ शाएँ, सवाल गंदम जवाब चना, अजीबो गरीब सी सूरत थी। शर्मिंदगी का बायस कि उनके पास सच बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं थे, क्या कहते वो, और उन्होंने टरखा दिया। और उसके बाद जो मज़ीद बेइज्जती हुई है, मज़ीद जो शर्मिंदगी हुई है, वो TRT के इंटरव्यू में हुई है। उसमें 3 चीज़ें उनके साथ हुई हैं। एक तो उन्होंने सवाल किया कि जी ठीक है, आप फ़ौज को साथ बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेकिन बड़ा कमाल कर रहे हैं आप, दिखा रहे हैं कि जनाब आप चाहते हैं कि फ़ौज सियासत से बाहर हो जाए आपका, लेकिन क्या आप वाकई फ़ौज को सियासत से बाहर करना चाह रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि फ़ौज आपके साथ हो, पाकिस्तानी सियासत में ही रहे लेकिन आपके साथ हो? खान साहब परेशान। वो इतना सा सिंपल सा एक सवाल था, उसका जवाब नहीं दे सके। ये नहीं कह सके कि मैं चाहता हूँ कि फ़ौज सियासत से बाहर हो जाए। वो कहा नहीं देखें उसका बैकग्राउंड है, मैं आपको यूँ बताता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। उनका नहीं, आप सिंपल सा ये जवाब दें। खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि फ़ौज को सियासत से बाहर करना है, या क्योंकि वो फ़ौज को सियासत से बाहर करना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि फ़ौज के कंधों पे बैठ के फ़ौज उन्हें सर पे बिठाए, कंधों पे बिठाए, गोद में बिठाए और लाकर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा दे। ये टोटल उनका मकसद है। दूसरा उनसे दो और सवाल हुए। उनका जी केपी में आपकी हुकूमत थी और उससे पहले उनका आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि आपने तो 5000 नौकरियाँ भी नहीं दी। तो उनका खुर्शीद शाह तो कहते रहता है, आप ये देखें केपी में जो है ना हमें दूसरी दफ़ा हुकूमत मिली, वो कभी भी वहाँ पर एक पार्टी को दूसरी दफ़ा हुकूमत नहीं मिली थी, हमें दूसरी दफ़ा हुकूमत। वो कहा वो छोड़ दें आप दूसरी, आप ये बताएं कि आपने नौकरियाँ कितनी दी हैं। खान साहब के पास क्या जवाब, कट्टा तो मिट्टी जवाब देते, नौकरियाँ दी नहीं है लोगों को तो क्या जवाब देते। वो 1 करोड़ नौकरियों का तो नारा था ना, उस पर कुछ तो किया होता। अच्छा कह देते यार नहीं 1 करोड़ दी मैंने 10,000 किया, 20,000 किया, 50,000 किया, कुछ तो जवाब आता ना। साफ जवाब, चिट्टा जवाब था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा केपी में आपकी हुकूमत रही है, तो इस सारे पीरियड में, वैसे तो वो 9 साल हो गए हैं तकरीबन अब केपी हुकूमत, तो उन्होंने कहा कोई नई यूनिवर्सिटी या नया हॉस्पिटल बनाया हो वो बता दें। खान साहब के पास फिर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा वो देखें जी वो MMA को 1 दफ़ा हुकूमत मिली थी, हमें दूसरी दफ़ा मिल गई, हमें लोग सर्वेज़ देखें आप। उसने कहा सर्वेज़ ना बताएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। कारकर्दगी क्या बताते हैं खान साहब? कारकर्दगी उनके पास है अमलियात, रूहानियत की यूनिवर्सिटी, जिसमें पता नहीं क्या वो कोई जादू टोना सिखा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो किसी को नहीं समझ आती। कोई काम नहीं किया है। तो ये 2 इंटरव्यू जो हैं वो उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। इंटरनेशनल मीडिया में उनका चेहरा नज़र आया कि उनके पास बात करने के लिए उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, उनके पास सच बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। और हुकूमत, अगर हमारी हुकूमत सिर्फ ये काम कर दे कि उनके इन इंटरव्यूज़ को, ये जो TRT और BBC को इमरान खान ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, हुकूमत अगर इनका ट्रांसक्रिप्ट लगा के और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सारे चैनल्स पे चलाना शुरू कर दे, तो इमरान खान साहब की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। वो जो एक बहुत बड़े फने खान बने फिरते हैं, इतना सा काम करना है हुकूमत ने सिर्फ। लेकिन हुकूमत का तो खैर चलें, अपने काम जिसमें भी लगी हुई है। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि उनके पास कोई सॉलिड एजेंडा होना चाहिए जिसकी बेस पर वो लोगों के साथ सामने जाएं। ये नफ़रत की बुनियाद पे उसको गालियाँ निकालना, उसको चोर कहना, उसको डाकू कहना, उससे गद्दार कह देना, किसी को मीर जाफ़र कह देना, इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। वो जब भी किसी ऐसे फोरम पर बैठेंगे जहां कोई न्यूट्रल बंदा उनसे बात करेगा, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो खान साहब तैयारी करें, इलेक्शन भी आना है और ऐसा मौका भी आएगा कि न्यूट्रल लोगों के साथ बैठकर आपको जवाब देना पड़े। शुक्रिया।